नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आप लोग जो कमेंट्स भेजते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि अगले वीडियोस में उनको इनकॉर्पोरेट करूँ। तो आज का जो वीडियो है वो हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुअर परफॉर्मेंस शो करते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो नॉट अप टू द मार्क है। What are the reasons for this poor performance? क्यों वो ये पुअर परफॉर्मेंस शो करते हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि शायद उनका मोटिवेशन कम हो, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो टीचर पढ़ा रही है वो उनको पसंद ना हो, सब्जेक्ट उनको अच्छा ना लगता हो। और आप ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है उनकी आईक्यू ही कम हो, इन अदर वर्ड्स उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद उनको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, सेंसरी डिसेबिलिटी, शायद विजुअल डिसेबिलिटी हो या स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी हो, जिसकी वजह से वो जो है पुअर परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। और कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि जैसा कि बताया, घर में सिचुएशन ठीक नहीं है, पेरेंट्स में फाइट होती रहती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत परेशान रहता है, एंड दैट इज मैनिफेस्टिंग इन द क्लासरूम परफॉर्मेंस। तो ये सब जो रीजंस हैं आपने बिल्कुल ठीक बताए, पर एक कैटेगरी ऐसी है जो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। इनफैक्ट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर आइदर अबव एवरेज और एवरेज, but still they are showing poor performance in the school. And it's seen that there is a lot of discrepancy between their actual and expected performance as per their age and as per their class. तो ये जो कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है? क्योंकि उनकी जो डिस्क्रिपेंसी है उनकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में और जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उनकी वजह से वो मोस्टली जो है सब्जेक्ट्स में फेल होते रहते हैं। तो ये वाले बच्चे जो हैं, इट्स अ पजल फॉर द पेरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रोफेशनल्स, कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी इनकी अकेडमिक लर्निंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये जो बच्चे हैं, ये चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाते हैं। और आज हम चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा बच्चों की कुछ लोग टर्म्स यूज करते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर, कोई लर्निंग डिफिकल्टी कहता है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज कहता है। मोस्टली दीज टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इन सबका ये है कि दे डू नॉट परफॉर्म अप टू देयर एक्सपेक्टेड लेवल इन द क्लास। तो आइए जानिए कि ये बच्चे कौन हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक लर्निंग disability. Now, as per RPWD Act 2016, I will read it out and it is on the screen for you. SLD is defined as a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, to speak, to read, to write or spell, or to do mathematical calculations. And these include conditions such as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, and dyscalculia. So, what is it saying? That they are those children who are having deficits. कमियां हैं किसमें? इन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज को प्रोसेसिंग करने में और स्पोकन और रिटन वर्ड को प्रोसेस करने में डिफिकल्टी आती है, जिसकी वजह से उनको समझने में, रीड करने में, राइट करने में या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करने में मुश्किल आती है। And there's one more attribute to this application, to this definition, and that is SLD doesn't include learning problems related to physical problems, physical disabilities, visual and hearing disabilities,
emotional and social problems और cultural और environmental factors. एक और definition है specific learning disability की, which I really like. Specific learning disability means a disorder in one or more of the psychological processes which are involved in understanding or in using languages, which is spoken or written, which may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell, or do mathematical calculations. The term doesn't include children who are having learning problems, which are primarily the result of visual, hearing, or motor disabilities, or intellectual disabilities, or emotional disturbances, or because of the environmental and cultural factors. What is the main problem which is causing learning disability? It is the deficiency in psychological processes, right? Now, what are these psychological processes? Let us understand what are these processes. Okay, for that, let us understand how children learn. आपने देखा होगा कि what a child receives through the sense organs, जो आप चार्ट आपके सामने है, the child receives information through his sense organs, right? And what are the various sense organs? जो कि आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है, और वो क्या है? Auditory, visual, olfactory, gustatory, vestibular, and proprioceptive. Okay, I hope you know all of these. So हमारी जो information है वो हम कैसे receive करते हैं from the environment? We receive it through the sense organs, which gets discriminated and perceived. ये कहाँ पर होती है? Brain में. Okay? And उसके बाद जो ये process होके it gets stored in our brain. We can recall it in the form of thought, feeling, or action. Language and symbolization is the next step. When individual is able to give meaning to the words and symbols based on his past experiences. So this is how the concepts are formed. And friends, all these three steps which you see here, sensation, perception, and imagery, they're all connected so well and it happens automatically. Okay? But in the case of children who are having problems, there is a problem of either in sensory input, either they are not able to receive information because of their sensory issues, and if there is no problem, they are receiving the information through their senses, but there is a problem in perception. That means the information has been received, but the brain is not able to process it. So there is a problem in processing. Now, what is processing? What is perception? और चूंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो हमारी मेमोरी में भी वो स्टोर नहीं होती है, और चूंकि मेमोरी में स्टोर नहीं होती है तो हम उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं whenever there is a need. तो ये परसेप्शन है क्या? और मैंने जैसा कि बताया ये प्रोसेस इंटीग्रेटेड है, और अगर एक भी स्टेप में अगर गड़बड़ हो गई तो द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में गड़बड़ हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई आवर चिल्ड्रन डोंट लर्न. और ये प्रोसेस एकदम ऑटोमेटिक होता है. बट इन मेनी चिल्ड्रन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन. तो कड़ी में एक चीज में प्रॉब्लम आ गई. और परसेप्शन क्या है? जैसा कि हमने बताया कि जब रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन तो वो ब्रेन में जाती है और ब्रेन हमारा उसको परसीव करता है. ये परसीव का मतलब क्या है? परसेप्शन का मतलब क्या है? कि जो उसने देखा, जो उसने सुना, या जो उसने फील करा, जो उसने सूंघा, उसको इट इज एन एबिलिटी टू नोटिस द डिटेल्स ऑफ व्हाट द आई सीज और द ईयर हियर्स एंड कंपेयर दीज थिंग्स seen or heard with one another or with a remembered model. तो ये perception है. तो बेसिकली क्या हुआ? जो उसने रिसीव करा वो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करता है. तो बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट. ओके, सो वहाँ उसको डिस्क्रिमिनेट करता है किसके साथ?
to the things he has just seen or heard, or with the remembered model which is already there in his brain. So, friends, perception is very, very important because it makes sensation meaningful. It integrates the various sensory stimuli. तो perceptual skills जो है they are very very important and one of the key factors in identifying problems in early academic learning. And that is why we say कि जो है जब बच्चा छोटा होता है तो we should be very careful कि उसकी perceptual skills में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. Has he mastered all the perceptual skills? सो दैट कल वो उसको एकेडमिक लर्निंग में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए और कल वो लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में ना आ जाए. ओके, सो परसेप्शन प्रॉब्लम्स आर व्हेन अ चाइल्ड ब्रेन सीज, हियर और फील थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर किड्स. जैसे और बच्चे चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं और फील करते हैं, ये बच्चा वैसे नहीं करता है. और इसकी वजह से क्या होता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो देखता है, चाहे वो कलर को देखे, चाहे वो टेक्सचर को देखे या किसी साउंड को सुने, वो उसको बड़ी अनयूजुअल सी लगती है और उसकी वजह से कन्फ्यूजन उसके दिमाग में हो जाता है. सो अगर परसेप्चुअल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आएंगी, विच आर द हायर स्किल्स. व्हाट आर द हायर स्किल्स? Obviously thinking, memory and language. So what we are trying to say that perception is equally important as sensation. We receive information and then the brain has to process it correctly. So let us see how brain processes this information. Now to process this information, various sub-processes are also carried out. तो आज हम ये सोचते हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि कुछ बच्चों की लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि ये प्रोसेसेस क्या हैं, किसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. तो हमने ये जाना कि कुछ ये प्रोसेसेस हैं, सब प्रोसेसेस हैं जो कि बच्चा जिसको कि एकेडमिक लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है या who's come under the learning disability category, उनमें ये जो है प्रोसेसेस में डेफिशिएंसी होती है. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज सब परसेप्चुअल फैक्टर्स. तो तभी हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए जब भी वो फेलियर शो कर रहे हैं एकेडमिक लर्निंग में. इवन व्हेन दे आर इन नर्सरी और केजी, ऑब्वियसली यू कांट डायग्नोज और लेबल अ पर्सन एज लर्निंग डिसेबल. जनरली ये कहते हैं जब स्कूल पे जाएगा तब हम उसका व्हेन देयर इज ही फेल्स इन एकेडमिक लर्निंग, तब हम उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे या डायग्नोज करेंगे. पर तब तक तो डैमेज हो गई होगी. it will have a very negative effect on his self image and he may show frustration and he may have a very low self concept. तो इट इज़ आवर ड्यूटी एज टीचर्स दैट जब बच्चा छोटा है तो वी शुड ट्राई टू सी कि ये वाले जो सब प्रोसेसेस हैं वो उसके डेवलप हो रहे हैं. ओके, अगर नहीं उनमें मास्टरी है तो वी शुड प्लान एक्टिविटीज टू मास्टर दोस प्रोसेसेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज प्रोसेसेस. सो और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इन बच्चों के. तो जो पहला है वो मैं आपको बता रही हूँ, विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम्स. तो जो भी ये बच्चे होते हैं इनकी विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम्स होती हैं. और वो क्यों डेवलप हो जाती हैं? क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके ये जो सब प्रोसेसेस थे, जैसे कि जो मैं अभी नाम ले रही हूँ, आपके ऊपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, पुअर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन. पुअर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? या डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग विजुअली आइदर इन शेप्स और सिंबल्स. जैसे प्लस है या क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन है कि प्लस है, पी है या क्यू है, बी है या डी है, 9 है या डी है, लाइक. सो इन चीज़ों में जो है अगर बच्चे की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगी, उनमें उनको भिन्नता नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली कल उसका
रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जो है ही हैज मास्टर्ड. So that means he is able to find similarities, he is able to find differences between the objects and shapes. Second sub process है वो क्या है? Difficulty in figure ground differentiation, जिसकी वजह से visual perceptual problems हो सकती हैं. What is this? What is figure ground differentiation? The child is unable to attend to the important visual stimuli by pushing all other visual stimuli into the background. इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर मैंने बच्चे को बोला अंगूर दिखाओ कहाँ है, राइट, पर वो मुझे अंगूर ना दिखा के बाकी सब कुछ पे भी दिखा रहा है, राइट. तो कहने का मतलब है कि जो मैं पूछ रही हूँ तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ही हैज टू पुश ऑल अदर थिंग्स इन द बैकग्राउंड, यू नो, and concentrate only what is being asked. तो हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं. तो अगर ये प्रॉब्लम है बच्चों में तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा उसके बिहेवियर में, एकेडमिक बिहेवियर में, कि जब वो रीड करेगा तो वो लाइंस को स्किप करेगा, ठीक है, पेंट करेगा तो लाइंस के बीच में पेंट नहीं करेगा, ओके. और अगर मैं उसको कहती हूँ कि इंटरप्रेट करो इस स्टोरी को, वो नहीं कर पाएगा, या इस पिक्चर को, पिक्चर में क्या है वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हिज अटेंशन इज नॉट वेयर इट शुड बी, ओके. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये अभी मैंने पिक्चर्स दिखाई, इसके बाद आप इसको नंबर्स और लेटर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि अगर पेज पे हम बच्चों को कहते हैं कि इस पेज पे बताओ कौवा कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो बच्चा उस पेज पे सिर्फ कौवा ही नहीं ढूंढेगा, बाकी और सबको भी मार्क कर देगा अगर मैंने उसको मार्क करने को कहा है. तो इस वजह से क्या होता है कि वो ही इज अनएबल टू डू द असाइनमेंट व्हाट ही इज आस्क्ड टू डू. The next sub process is difficulty in visual closure. Now, what is visual closure, friends? Visual closure is that when he is not able to identify the hidden shape or picture, okay, or figure. In other words, you know, जैसे अगर मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको लूँ कि अब थोड़ी सी पिक्चर अगर मैं बच्चे को दिखाऊं और बच्चा जो है बता दे कि ये क्या है. Say for example, no, what is this? If I ask, you know, I'm showing you part of the picture of this card. What is this? Obviously, you will tell me it is parrot, okay? और धीरे धीरे मैं इसको पूरा लेके आ रही हूँ और आप मेरे को पूरा पैरेट देख पा रहे हैं. पर कई बच्चे ये जितने मैं थोड़ा पोर्शन दिखाऊंगी तो नहीं बता पाते. इसी तरह मान लीजिए कि ये हाथी है, तो अगर मैंने इतना दिखाया और मैंने पूछा ये क्या है, तो बच्चे बता देते हैं कि ये क्या है, ओके. और ये तो मैं पिक्चर्स में ले रही हूँ, और पर कई बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कल लेटर्स और नंबर्स पे भी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, इन कंप्लीटिंग द फिगर्स रिटन इन डॉट्स और डिफिकल्टी इन मिसिंग पार्ट्स, यू नो, क्योंकि वो उनके विजुअल क्लोजर जो है अभी उनमें मास्टर नहीं हुआ. So we have to be very careful that when children are small, we have to see whether they are mastering all the sub processes or not. And the other is poor visual memory. If I show you these 3 things, 5 things maybe, or I will start with less, you know, depending upon how small the kids is, and then I say इसको देख लो क्या क्या है, ठीक है. And then I say close your eyes and I remove one of it. तो क्या बच्चा बता पाएगा कि मैंने कौन सा फल निकाल दिया है. सो दिस इज विजुअल मेमोरी. और इसी तरह आप नंबर के साथ कर सकते हो और आप उसके साथ लेटर्स के साथ भी कर सकते हो. और फिर विजुअल सिक्वेंशियल मेमोरी, यू नो,
what is after this. Okay, क्यों जरूरी है ये सब चीजें? ऑब्वियसली अगर आपकी मेमोरी सही नहीं है तो हाउ विल यू रिकॉल whenever there is a need to recall. Okay, और सिक्वेंशियल मेमोरी भी आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नो, टू डू थिंग्स इन अ सीक्वेंस. Now, how will you develop this in children when they're small? Obviously, you have stories, you have numbers, so उनको सीक्वेंस में लगाना है. सीक्वेंस मतलब अब जैसे मान लीजिए कौवे की कहानी सब लोग को बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने ये कौवे की कहानी के कार्ड सारे दिखा दिए बच्चों को, ठीक है. एंड नाउ आई टेल देम यू पुट इट इन सीक्वेंस कि पहले क्या था, बाद में क्या है और अब क्या है, ठीक है. और इसी तरह फिर आप नंबर ले सकते हो. ओके, बिकॉज अगर मैं नंबर लिखना चाहती हूँ, माई क्वार्टर नंबर इज 937, तो ऑब्वियसली आई हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, राइट, 937. और इफ आई हैव टू ऐड नंबर, आई हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So visual sequential memory is also very important for making visual perception. So visual memory, visual sequential memory is very very important for visual perception. Okay, so understood. इसी तरह से ऑडिटरी परसेप्शन प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों में. और उसी तरह से जैसे हमने विजुअल में देखा, पुअर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है. कहने का मतलब unable to distinguish one sound from another, unable to hear the difference or similarities in initial or final sound of the word, consonant blends or vowels. तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? सो पुअर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इसमें हम देखते हैं कि बच्चा कैन ही हियर द डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज इन द साउंड्स. जब बच्चा छोटा होता है हम हर तरह की साउंड उसको डिस्क्रिमिनेट करने को कहते हैं. कुकर की साउंड है, बेल की साउंड है, हवाई जहाज की साउंड है. इस तरह से जो उसके डे टू डे लाइफ में साउंड होती है उसके बारे में हम उसको फ़र्क महसूस करवाते हैं. ये इसीलिए करवाते हैं कि ताकि वी कैन ट्रांसलेट इट टू द लेटर्स एंड द वर्ड्स विच विल हेल्प हिम इन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. तो हम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम में यूज़ करा था. और विजुअल ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह से हम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं. हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प हिम डिस्क्रिमिनेट वेरियस साउंड्स. एंड देन वी कैन पुट वेरियस पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड एंड से पिक द कार्ड विच स्टार्ट्स विद द साउंड ऑफ क. तो बच्चे को वो वाला उठाना है कार्ड जिसमें कि मान लीजिए कौवा बना हुआ है, तो वो क से शुरू होता है, तो क वाला कार्ड उसको उठाना है. तो लाइक दैट यू कैन प्ले मेनी गेम्स. एज यू नो आई ऑलवेज से दैट टीच चिल्ड्रन ऑल द स्किल्स यूजिंग प्लेवे मेथड एंड एक्टिविटीज. सो द नेक्स्ट इज पुअर ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन. कहने का मतलब अनएबल टू गेन मीनिंग फ्रॉम द ऑडिटरी सिंबल्स, अनएबल टू आंसर येस और नो टू अ क्वेश्चन. कि मैं कुछ कह रही हूँ हैंड्स अप, तो वो हैंड अप कर ही नहीं रहा, तो मेरा वो जो है कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो पुअर ऑडिटरी रिसेप्शन हो रखा है. इफ आई आस्क अ क्वेश्चन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू आंसर येस और नो. ओके, सो दैट मीन्स वी हैव टू develop some activities to develop this, because if these things are not developed, how will he be able to do reading correctly? Okay, then the next sub process is difficulty in auditory figure ground differentiation. Like we talked about visual figure ground differentiation. इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी साउंड्स आ रही है बट ही इज नॉट एबल टू अटेंड टू द ऑडिटरी स्टिमुलाई विच ही शुड बी. मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम स्टेशन पे जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं एंड आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, बट एज सुन एज आपकी जो गाड़ी का अनाउंसमेंट होता है तो आपको एकदम सुनाई देगा. तो आपने क्या करा कि यू हैव बीन एबल टू पुश ऑल अदर ऑडिटरी स्टिमुलाई into background and you could attend to what you have to attend. But sometimes children are not able to do that. तो obviously अगर वो नहीं कर पाएंगे
इस चीज़ को, इस प्रोसेस को मास्टर नहीं कर पाएंगे तो वो वर्बल डिस्कशंस कैसे करेंगे, right? So there will be a problem in discussions, in oral discussion, answering questions, and getting distractions by environmental sounds. So ये सब दिक्कतें आएंगी जिससे कि उसकी academic learning भी affect होगी. अब नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन ऑडिटरी क्लोजर. थोड़ी इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको पूरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया. Say for example, color of the hair is, and then and the child will say black. So that means on the basis of the little information, the child had guessed the full information. तो अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ, ये कैसे अफेक्ट करेगा उसकी रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक को? Obviously, when we are having a conversation, the child will not be able to, retain the conversation because he's not, अपनी टर्न पे कुछ बोल नहीं रहा है. Completion of words नहीं होंगे, sentences नहीं होंगे, fill in the blanks नहीं हो कर पाएगा. Okay? Then there is a deficiency in auditory memory, auditory sequential memory. Okay, अगर मेमोरी नहीं डेवलप करेगा बच्चा तो सॉन्ग्स कैसे लर्न करेगा, लेसन कैसे लर्न करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे याद करेगा जो उसको याद करनी है, राइम्स कैसे याद करेगा, नेम्स ऑफ द वीक कैसे याद करेगा. बड़े होते होते वो सोशल स्टडीज एंड अदर थिंग्स, हाउ विल ही रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आती हैं इन बच्चों में, ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम. और देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम आती है. देन we have found that there is a abnormal activity level in these children. Some are very hyperactive and some are hypoactive. The children who are hyperactive, they keep tapping on the desk with the finger, or they keep shaking their legs, or jumping out of the seat, or skipping from one task to another. Hypoactive क्या होते हैं कि don't show interest in sports, games, sit very quietly. उनको जब कहा भी जाए तब भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. They take a lot of time to finish their simple task. Then they have attention problems. Either they have very short attention span, they concentrate for very few minutes and then start looking out or start looking down or they start doing something else. Then perseveration is another characteristics of these children. That is too much overdoing. They keep on repeating the task which they are doing. If they are drawing, they will keep on drawing, even when they are asked to stop. If they are saying lines of the poem, they will keep on saying lines of the poem even when they are asked to stop. Sometimes they have motor problems also, okay? And then they also have language problems, delayed or slow development of speech, difficulty in formation of syntax, unable to organize words to form phrases or sentences in appropriate way. Okay. Then faulty work habits. As you know, these children, they don't organize their work properly, work very slowly, frequently confuse directions, or rush through work carelessly. And social, emotional, behavioral problems होती हैं. Some of them are impulsive. Even when they don't know the answer, they are very eager to raise their hand. Yes, they know the answer, but when you ask them, they don't give you the correct answer. Sometimes they are explosive, exhibit physical or verbal aggression. Okay? Then difficulty in adjusting to changes. Then orientation problem is another problem, which is a very serious problem. Inadequate spatial organization. What is it? They do not understand spatial concepts. In other words, like top, bottom, right, left. Because of this problem, they are unable to distinguish between B and D, P and Q, 9 and P, and other things, And because of this, they read wrong, they write wrong, and they do mathematics calculations in a wrong manner. And because of these problems, as I've stated above, they show academic problems. And depending upon the type of problem they are showing, they have been labeled as dysphasic,
which is partial inability to comprehend the spoken word, is called receptive dysphasia, and to speak is called expressive dysphasia. Okay. On the other hand, specific problem in reading or disorder of reading is called dyslexia. So, disorder of writing is called dysgraphia, and the child will be called dyscalculic if he denotes the inability to perform calculations. So, disorder in calculation is called dyscalculia. So, friends, I hope you have understood what are the various processes which are involved in reading, writing, and arithmetic. So, if we take care of these processes and make sure the children have learned all these before he starts his formal schooling, that is, formal reading, writing, and arithmetic, I think we can, to a very great extent, prevent learning disability. So, that's all for today. Thank you very much. We'll come back with another video soon.